आंटी की तेल से मालिश करते हुए उनके साथ नागराज और गुफा वाला खेल खेला। दोस्तों, आंटी की तेल से मालिश करते हुए किस तरह से मैंने आंटी के साथ नागराज और गुफा वाला खेल खेला और वो मेरे पिटारे वाला नागराज की दीवानी हो गई। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम सन्नी है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। मैं दिल्ली में एक किराए के फ्लैट में अकेला रहता हूँ। यह हॉर्नी आंटी के कहानी कुछ दिन पहले की उस वक्त की है जब मेरे पड़ोस में रहने वाली आंटी ने मुझे घर बुलाया था। मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उनका नाम सौम्या है। सौम्या आंटी की उम्र 43 साल है और उनका प्रॉपर्टी की नाप लगभग 36, 32, 38 का है। अब आपको उनके प्रॉपर्टी से पता चल गया होगा कि मेरी पड़ोसन सौम्या आंटी कैसी दिखती हैं। सौम्या आंटी मेरे बगल के फ्लैट में रहती थीं, तो उनसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। आंटी का एक बेटा भी था जिसकी उम्र 15 साल की रही होगी। उनके हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे। उनका बेटा मुझसे काफी हिला मिला था, तो वो कभी कभी मेरे फ्लैट में खेलने आ जाता था। कभी मैं उनके घर चला जाता था। एक दिन अंकल ने मुझे बुलाया, कहा, सन्नी, मैं और मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए उसके दादा के घर जा रहे हैं और लगभग 10 या 15 दिन बाद वापस आएंगे। तो तुम अपनी आंटी का ख्याल रखना। उन्हें कुछ भी सामान चाहिए हो तो प्लीज ला देना। मैंने ओके बोलते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर जाओ अंकल, मैं सब देख लूंगा। वे लोग अगली सुबह निकल गए। अब उनके पूरे घर में सिर्फ आंटी थीं। अंकल के कहे अनुसार मैंने भी आंटी के साथ ही उनके घर में रहने की हाँ कह दी थी, मगर अभी तक उनके घर में रहने नहीं गया था। बस अंकल के जाने के बाद मैं अपने घर में आकर सो गया था। अंकल के जाने के बाद वो सुबह का टाइम था। आंटी रोज की तरह घर की साफ सफाई करने में लग गईं और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। अचानक से उसी समय मेरे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई और मेरा नाश्ता नहीं बन पाया। मैं खाली सिलेंडर लेकर रूम से निकला और सीढ़ी से जाने लगा। सीढ़ी से लगा हुआ ही उनका फ्लैट था और उनके दरवाजे खुले हुए थे। उन्होंने मुझे सिलेंडर लेकर जाते हुए देख लिया। वे मुझसे पूछने लगी, अरे सन्नी, सिलेंडर लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, गैस खत्म हो गई आंटी जी, इसे रिफिल करवाने जा रहा था। आंटी बोली, अरे मत जाओ, तुम मेरे घर पर खा लेना। मैं बोला, अरे नहीं आंटी जी, मैं रिफिल करवा लेता हूँ, आप क्यों तकलीफ करती हैं? वैसे भी सिलेंडर तो भरवाना ही पड़ेगा ना। आंटी, हाँ वो ठीक है, उसके लिए बुकिंग करवा दो, हॉकर दे जाएगा। अभी ये सब तकलीफ क्यों करना? वैसे भी तेरे अंकल कह कर गए हैं कि जब तक वो लोग वापस नहीं आते हैं तुम मेरे घर खाना खाओगे। मैं पहले भी उनके लिए खाना बनाती थी, तो अब अकेले के लिए खाना बनाने का मन भी नहीं करेगा। तुम रहोगे तो अच्छा लगेगा बेटा। मैंने बहुत मना किया पर आंटी नहीं मानी। फिर वे बोली, तुमने मेरा ख्याल रखने का बोला है ना अंकल से, तो मैं तुम्हारा नहीं रख सकती क्या? मैंने हथियार डालते हुए बोला, ओके, मैं सिलेंडर बुक करवा देता हूँ। अब मैं सिलेंडर लेकर रूम में वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद आंटी आई और पैसे व लिस्ट देकर बोली, बेटा बाजार से थोड़ा ये सामान ले आओ। मैं पैसे व लिस्ट ली और लेने चला गया। जब मैं वापस आया तो उनका दरवाजा बंद था। मैंने डोरबेल बजाई। आंटी की अंदर से आवाज आई, मैं नहा रही हूँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और सामान किचन में रखकर बोला, आंटी सामान रख दिया है, मैं जा रहा हूँ। आंटी बोली, अरे सुनो तो सन्नी, मैं तौलिया लाना भूल गई हूँ, तो प्लीज दे दोगे क्या? बेडरूम में है। मैंने कहा, ठीक है आंटी, मैं देता हूँ। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बेड पर उनकी एक ट्रांसपेरेंट नाइटी और आम रखने वाली झोली रखी थी। मैंने आम वाली थैली को टच किया, फिर तौलिया लेकर आंटी को दे दिया और बोला, मैं जा रहा हूँ। वे बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, बैठ जाओ।
खाकर जाना। मैंने कहा मैं नहाया नहीं हूं अभी। वे बोली यहीं नहा लेना। मैंने कहा मैं कपड़े नहीं लाया हूं। वो हंसकर बोली पागल, कपड़े लेकर आ जाओ ना। मैंने बोला अरे तो मैं अपने ही रूम में नहा लूंगा ना। वे बोली क्या ये तेरा घर नहीं है? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। आंटी बोली जाओ कपड़े लेकर आओ और जल्दी से नहा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपने कमरे में गया, कपड़े लिए और उनके दरवाजे के पास जैसे ही आया, मैंने उसी नाइटी में आंटी को देखा। मेरे तो होश उड़ गए। क्या माल लग रही थी आंटी। उनकी उस नाइटी में से सब कुछ दिख रहा था। आम वाली लाल थैली, उनका गोरा जमीन, आह मेरा तो मूड बन गया था। उनके गीले बाल देखकर पिटारे में बंद नागराज फनफनाने लगा था। वे मेरी तरफ देखकर बोली ऐसे क्या देख रहा, जल्दी कर, नहा ले, मुझे भूख लगी है। मैं बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। झपट कर कपड़े उतारे, शॉवर ऑन किया और नहाने लगा। मेरी नजरों में आंटी का रूप घुस गया था तो पिटारे से नागराज को हाथ में लेकर सहलाने लगा। उनको सोचकर नागराज को सहला ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने आंटी की गीली डबल रोटी वाली थैली पड़ी है। फिर क्या था, मैंने उस थैली को नागराज पर रखा और उनके नाम से नागराज को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद आंटी ने आवाज दी आज ही नहा लेगा या नहीं। मैं होश में आया और जल्दी से नहाकर बाहर निकल आया। मेरा नागराज जहरीला पदार्थ छोड़ दिया था। मैं जल्दी जल्दी में उन आमों की थैली से अपना नागराज वाली जहर धोना भूल गया। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। मैं नजरें झुकाकर खा रहा था। तभी आंटी ने पूछा क्या हुआ। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कुछ नहीं। मेरी नजर तो आम वाली थैली में थी, वो आंटी ने देख लिया और समझ गई। वे बोली तुम मेरी नाइटी की वजह से ऊपर नहीं देख रहे ना। अरे क्या बोलूं सन्नी, एक तो बहुत गर्मी है, ऊपर से सारे कपड़े धो चुकी हूँ। अब ये सब अपने बेटे के सामने तो पहन नहीं सकती, तो सोची कि आज पहन लेती हूँ। पर मैं समझ गई तुमको अच्छा नहीं लगा, मैं जाकर बदल लेती हूँ। वे उठी तो मैं बोला अरे नहीं ठीक है, सच में गर्मी तो है, पर मैंने आपको कभी ऐसे देखा नहीं था तो जरा शर्म आ रही थी मुझे। इस पर आंटी हंसने लगी और बोली लड़के भी कहीं शर्माते हैं। मैं बस मुस्कुराकर रह गया। फिर आंटी बोली ओके, मैं कुछ और डाल लेती हूँ ताकि तुमको अजीब न लगे। मैंने बोला अरे नहीं, आप पहने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। मैं अपने रूम में आ गया। अपने बेड पर लेटकर मैं आंटी की थैली में भरी हुई आम और उनकी तरबूज को याद करके पिटारे से नागराज को सहलाने लगा। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। दोपहर में आंटी ने मुझे फोन करके बुलाया, आ जाओ खाना तैयार है। मैं खाने आ गया। मैंने फिर से उनको ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। वे मुझे देखकर मुस्कुराईं और हम दोनों ने खाना खाया। उस समय मेरी आंटी से कोई बात नहीं हुई और आंटी ने भी मुझसे बात न करके बस मुझे अपनी जवानी की नुमाइश करके दिखाती रहीं। वे कभी झुककर मुझे दिखाती तो कभी घूमकर अपनी तरबूज के जलवे दिखाने लगती। मेरा हाल बुरा था। फिर मैं अपने रूम में आ गया। शाम को आंटी ने बुलाया कि उनका कुछ सामान ऊपर तादान से निकालना है और बेड को थोड़ा खिसकाकर साइड में करना था। उनकी कोई चीज बेड के नीचे चली गई थी। मैं गया। पहले तादान पर रखी अलमारी से उनका सामान उतारा, फिर बेड साइड में खिसकाने लगा। बेड बहुत ही ज्यादा भारी था, साइड में नहीं हो रहा था। आंटी बोली रुक जाओ, मैं भी ताकत लगाती हूँ। फिर आंटी भी मेरे साथ ताकत लगाने लगी, तब भी नहीं हुआ। तो आंटी बोली सुनो सन्नी, तुम बेड के कोने वाले हिस्से को साइड में कर दो तो उतने में ही मेरा काम हो जाएगा। मैंने फिर से ट्राई किया मगर नहीं हुआ। आंटी बोली तू आगे से धक्का दे, मैं तुझे पीछे से पकड़कर धक्का देती हूँ, उससे हो जाएगा। तब आंटी ने मेरी कमर को पहले पकड़ा और धक्का लगाया मगर नहीं हुआ।
फिर उन्होंने मुझे पीछे से जोर से पकड़ लिया, समझो एकदम हग करके कस लिया। इससे उनके थैली वाली पिलपिले आम मेरे पीठ पर आ रही थी, कहीं आमरस निकल न जाए। वो मुझे धक्का दे रही थीं, तो उनकी डबल रोटी वाला हिस्सा भी लग रहा था। मैं आंटी को महसूस करता रहा। उधर बेड को असर नहीं हुआ। अब आंटी बोली, तू हट, मैं आगे आ जाती हूँ, तू मुझे पीछे से धक्का दे। मैंने वैसे ही किया। मैंने उनकी कमर पकड़ा तो भी नहीं हुआ। आंटी बोली, अरे जैसे मैंने तुझे पकड़ा था वैसे पकड़ो। मेरा हाथ पकड़कर अपने पीछे से पूरा सटा लो, जिससे बेड शायद सरक जाएगा। मैंने आंटी को डॉगी पोजीशन में पकड़ा और धक्का देने लगा और पिटारे वाले नागराज को उनकी तरबूज में अड़ाकर जोर लगाने लगा। मेरा खड़ा पिटारे वाला नागराज उनकी तरबूज में पूरी तरह से घुस गया और मेरे दोनों हाथ उनके थैली वाले आमों पर जम गए। मैं आंटी को नागराज और गुफा वाला मुद्रा में आगे पीछे करके धक्का दे रहा था, जिससे मेरा पिटारे वाला नागराज उनकी तरबूज में घुसता जा रहा था। आंटी को भी सब समझ आ रहा था, पर वो बस स्माइल दे रही थीं। फिर मैंने और जोर का झटका मारा तो अचानक से बेड आगे को हो गया। उसी समय आंटी के मुंह से चीख निकल गई, आहा आराम से। मैंने कहा, लो आपका काम हो गया। आंटी ने भी कहा, हाँ, पर अभी देखती हूँ काम सही से हुआ या नहीं। फिर आंटी बेड के नीचे झुकी और सामान ढूंढने लगी। उनकी डबल रोटी वाली गुलाबी झोली में फंसी तरबूज मेरे एकदम सामने थी। मेरा बुरा हाल था। गरम आंटी जैसे ही उठी, उनकी तरबूज मेरे पिटारे वाले नागराज से टच हुई। उन्होंने पीछे देखा और स्माइल दे दी। आंटी बोली, चल अब बेड को वापस सही कर दे, मैं सामान रख कर आती हूँ। मैंने अकेले ट्राई किया, पर बेड सही नहीं हुआ। मैं कोशिश कर ही रहा था कि आंटी वापस कमरे में आ गईं। वो मुझे पीछे से पकड़कर बोली, रुक, मैं हेल्प करती हूँ। वो मुझे रगड़कर धक्का देती रहीं, मगर बेड को असर नहीं हो रहा था। हॉर्नी आंटी बोली, आगे मुझे जाने दे, तू मुझे पहले जैसे पकड़कर धक्का लगा। मैंने वैसे ही किया और आंटी को खींचने लगा, मगर बेड टस से मस नहीं हो रहा था। आंटी बोली, झटके से करो। मैं धक्के देने लगा तो मेरा पिटारे वाला नागराज आंटी की तरबूज में घुस रहा था और निकल रहा था। मेरा एक हाथ उनके एक थैली वाले आम पर था और दूसरा उनका जमीन दबा रहा था। आंटी बोली, जमीन पर नहीं, ऊपर, दोनों हाथ ऊपर ही रख लो। मैंने दोनों थैली वाले आम पकड़ लिए और पीछे से उनकी बड़ी से तरबूज में पिटारे वाले नागराज से धक्के दे देकर मजे ले रहा था। तभी अचानक से बेड सही हो गया और मैं पीछे दीवार से जाकर टकरा गया। आंटी मेरे ऊपर गिर गईं और उनकी कमर में और पैर में चोट लग गई, तो आंटी दर्द से कराहने लगी। मुझे भी कमर में चोट आई थी। आंटी पूछने लगी, सन्नी तुझे लगी तो नहीं? मैंने कहा, ज्यादा नहीं, हल्का कमर में लगा है। हम दोनों कैसे भी करके उठे। आंटी बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुमको चोट लग गई। मैंने बोला, कोई बात नहीं। फिर मैंने आंटी को सहारा देकर बेड पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। आंटी बोली, मेरी कमर और पैर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, आप आयोडेक्स लगा लो। वो बोली, वो तो है ही नहीं। मैंने कहा, कोई दर्द की गोली हो तो वो खा लो। वो भी नहीं थी। मैंने कहा, मैं अपने रूम में चेक करके आता हूँ। वे बोली, हाँ जल्दी जा, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कैसे भी करके अपने कमरे में गया, पर मेरे रूम में भी दवा नहीं थी। मैंने वापस आकर बोला, आंटी दवा तो नहीं है। वे बोली, अब क्या करें? मैंने कहा, एक उपाय है। आंटी बोली, क्या? मैंने कहा, गर्म तेल से मालिश कर लो। आंटी मेरी तरफ प्यार से देखने लगी। आंटी बोली, ठीक है, पर मुझसे नहीं होगा। तुम मालिश कर दोगे क्या? प्लीज, मैं तुम्हारी भी कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, तेल कहाँ है? गर्म कर लाता हूँ। वो बोली, वहीं रसोई में है। मैं गया और तेल गर्म किया, फिर लाया और बोला कि बताओ मालिश कहाँ करनी है। आंटी इशारे से बताने लगी। मैंने कहा, आप लेट जाओ। आंटी लेट गई। फिर मैंने कहा, नाइटी ऊपर करनी पड़ेगी।
उन्होंने बोला तुम ही कर दो ना प्लीज। मैंने उनकी नाइटी को ऊपर किया। उनकी मक्खन से पैर एकदम रुई की तरह मुलायम थे। पहले तो उनको टच करने पर ही बड़ा दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें आराम मिलने लगा। आंटी बोली सन्नी तेरे हाथों में तो जादू है। मैंने उनके दोनों पैरों की मालिश की तो आंटी बोली सन्नी बेटा कमर भी कर दो, वहां भी चोट लगी है। मैंने कहा ओके, तो नाइटी को और ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आंटी बोली तुझे जो करना है वो कर। मैंने आंटी की नाइटी को ऊपर कर दी और मालिश करने लगा। तभी मैंने देखा कि उनके पास जो तरबूज रखी हुई थी वो ऊपर की तरफ फूली हुई है। मेरा मन कर रहा था कि उसको अपने मुंह से चाट लूं, क्योंकि तरबूज लाल और मीठा लग रहा था। आंटी बोली थोड़ा नीचे भी कर दे। मैंने कहा आंटी आपकी तरबूज वाली झोली में तेल लग जाएगा। उन्होंने कहा प्लीज तुम मेरी झोली को थोड़ा नीचे कर दो। मैंने कहा आंटी मेरे दोनों हाथों में तेल लगा है। वे बोली रुको मैं खुद ही तरबूज की झोली नीचे कर देती हूँ। उन्होंने आधी झोली नीचे कर दी, जिससे उनकी आधी एकदम गोरी और मुलायम सी तरबूज मेरे सामने थी। यार बता नहीं सकता उस टाइम मेरा दिल कितना तेजी से धड़क रहा था। उनकी तरबूज की वो लाइन मुझे पागल कर रही थी। आंटी बोली क्या हुआ, रुक क्यों गया, अब थोड़ा नीचे तक लगा दो ना, मैं तुम्हारे में लगा दूंगी। मैं तेल लगाने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनकी पास वाली तरबूज की दरार में उंगली करूं या उसे टच करूं। फिर आंटी बोली थोड़ा नीचे भी लगा दे। मैंने नीचे मालिश की। आंटी बोली जहां तक मैंने तरबूज की झोली नीचे की है वहां हाथ डालकर मालिश कर दो ना। मुझे तो मानो मन की मुराद पूरी होती सी लगी। मैंने हाथ में ज्यादा तेल लिया और उनकी पास वाली तरबूज को टच करने ही वाला था कि आंटी बोली सन्नी थोड़ा तरबूज के छेद पर भी लगा देना, वहां भी चोट लग गई है। मैं उनके मुंह से तरबूज शब्द सुनकर हैरान था और पागल सा हो गया था। सच में बहुत सॉफ्ट था। मेरे हाथ लगाते ही आंटी की पास वाली तरबूज ने जरा कसमसाहट दिखाई। मुझे मजा आ रहा था। मैंने उनकी पास वाली तरबूज के छेद में अपनी उंगली पेल कर मालिश की। थोड़ी देर बाद आंटी बोली हो गया क्या। मैंने कहा हाँ। आंटी उठने लगी। मैंने कहा आंटी आपकी नाइटी और झोली में तेल लग जाएगा। वे बोली हाँ पर कोई बात नहीं। सच में सन्नी तूने मेरा सारा दर्द गायब कर दिया। अब तू लेट जा, मैं तेरी भी मालिश कर देती हूँ। मैं लेट गया। वे बोली बता कहाँ लगाना है, चोट किधर लगी है। मैंने दिखा दिया। फिर आंटी ने अपनी तरबूज वाली झोली खोलकर मेरे मुंह के पास फेंक दी और बोली मैं और तेल लेकर आती हूँ। मैं उनकी तरबूज की महक ले रहा था। आंटी आई और बोली कि टी शर्ट ऊपर कर दे। मैंने कर दिया। आंटी तेल डालकर लगाने लगी। तभी आंटी को पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने मेरी पास वाली झोली भी खोल दी और मेरे तरबूज वाली झोली भी नीचे तक सरका दी। मैंने कहा ये क्या। वे बोली वहां भी लगी होगी, तू लेटा रह, मैं कर रही हूं ना। आंटी मेरी तरबूज की मालिश करने लगी। कुछ देर बाद वे बोली जरा रुक, मैं बेड पर बैठकर मालिश करती हूँ। मैं बेड के साइड में लेटा था। आंटी ने अपनी नाइटी उठाई और मेरी तरबूज पर अपनी तरबूज रखकर बैठ गईं और मालिश करने लगी। उनकी पास वाली तरबूज मेरी पास वाली तरबूज से रगड़कर इतना ज्यादा मजा दे रही थी कि क्या बताऊं। मेरे पिटारे वाले नागराज नीचे बेड में घुस रहा था। आंटी अपनी तरबूज को कुछ तेजी से मेरी तरबूज पर रगड़ने लगी और साथ में वो तेल भी लगा रही थीं। कभी वो अपनी तरबूज से मेरी पीठ तक की मालिश भी कर रही थीं। उनकी तरबूज के पास काफी गीला हो गया था। इसका मतलब था कि शायद वो झड़ गई थीं। फिर हम दोनों सो गए और यह सिलसिला आज तक चल रहा है। आज भी मैं उनको प्यार से रगड़ाई करता हूँ। वो मेरे पिटारे वाले नागराज की दीवानी हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी।
उम्मीद है इस कहानी को आपने पूरा जरूर सुना होगा और ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते, आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ये कहानी किसी के असल जिंदगी से मेल खाती है तो ये केवल एक इत्तेफाक मात्र है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। धन्यवाद।